नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको प्रवासन कानून या इमिग्रेशन लॉज के बारे में जानकारी देंगे। भारत में प्रवासन कानून या इमिग्रेशन लॉज विशेष कानूनों से नियंत्रित किए जाते हैं। ये नागरिकता अधिनियम 1955, वीसा नियम 2000 और अन्य अधिनियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। विभिन्न प्रकार के वीसा जैसे कि परमानेंट, टूरिस्ट और व्यापारिक वीजा के अनुसार यात्रा की अनुमति होती है। प्रवासी को विभिन्न प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि वीजा की मान्यता, नागरिकता और पहचान प्रमाणित करना। इन कानूनों का पालन करना महत्वपूर्ण है। ये देश की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। परमानंद जी, आपको मसले से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061127967। एक और नंबर है 012061127968। चलिए शुरू करते हैं और सीधा परमानंद जी का रुख करते हैं। परमानंद जी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में फर्क क्या है? देखिए मिस भटनागर, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये दोनों दो देशों के बीच में आने जाने से संबंधित नियम है। दोनों के थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं है, जरा सा फर्क है। इमिग्रेशन में आई होता है और इमिग्रेशन जो है ई होता है। तो आप देखेंगे कि ये कभी कोई नागरिक हमारे यहाँ से या भारत से या किसी देश से किसी दूसरे देश में जाके रहता है तो वो तो इमिग्रेशन हो गया। लेकिन अगर कोई दूसरे देश का नागरिक किसी मेरे देश में आ जाता है या किसी दूसरे देश में जाकर के रहने लगता है तो वो ये इमिग्रेशन हुआ। जैसे आपने सुना होगा प्रवासी भारतीय, माने इमिग्रेंट इंडियंस जो है वो भारत के बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत जगहों पर आ रहे हैं और वो वहाँ के लिए तो वो हमारे यहाँ के लिए तो वो एक तरह से इमिग्रेंट है, वहाँ पर जा करके रहने लगे तो उनको वहाँ का इमिग्रेंट कहा जाता है। और हमारे देश में जो आ गया है वो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। वो दोनों में यही प्रवासन और प्रवासन, अप्रवासन। अप्रवासी भारतीय मतलब जो जा करके यहाँ से दूसरे देश में रहने लगे, और उत्प्रवासी मतलब इस देश से जो निकल के जाने वाला है वो उस व्यक्ति को उत्प्रवासी बोला जाता है। यही दोनों में। और आपने जैसे कहा कि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये सारी चीजें गाइडेड होती हैं, उसी के अनुसार किसी को वीजा दिया जाता है और कैसे वीजा दिया जाता है। अब आप ये जान लीजिए कि वीजा मिलने का क्या, जैसे हम आप यहाँ से पढ़ने के लिए जाएं किसी देश में जी, और वहीं पर जाकर के बस जाए तो आपको ये एक वीजा मिला है, स्टूडेंट वीजा, और वह स्टूडेंट वीजा के आधार पर वहां पर आपकी यूटिलिटी, आपकी उपयोगिता काफी है तो आप वहां पर जाकर के बस गए। जैसे भारत से मेरी जानकारी में, मैंने तो अमेरिका में इस चीज को देखा और 2-3 बार की यात्रा में, कि यहाँ से जो लोग गए हैं पढ़ने के लिहाज से, हायर एजुकेशन के लिहाज से, वो लोग वहां जाकर के उनको अच्छी नौकरियां मिल गई हैं, उनको ज्यादा पैसे मिलने लगे हैं, उनको ज्यादा सुविधाएं मिलने गई हैं, तो उन्होंने वहां पर अपने को रहने का निर्णय ले लिया। अब निर्णय ले लेने का मतलब ये थोड़ा होता है कि हमने निर्णय ले लिया और हमको वहां वो रहने देंगे। उनकी कुछ शर्तें होती है जो उसको पूरा करना पड़ता है, तभी आपको वहां पर अप्रवासी बनाया जाता है, आपको इमिग्रेंट बनाया जाता है। ऐसे ही भारत में बहुत सारे लोग आए, भारत से तमाम देशों से लोग आए, नेपाल से तो बहुत ही ज्यादा लोग आए हैं, और अब कई देशों से ऐसे लोग आए हैं कि जो यहाँ पर आकर के और बसने लगे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो इमिग्रेंट हो गए। यहाँ पर आए लेकिन उनको रोजगार मिला, रोजगार अगर हमारे यहाँ के लिहाज से ठीक है तो उनको इमिग्रेशन की सुविधा दी जाती है और वो उनको नागरिकता मिल जाती है। ये उसका दोनों में खास फर्क है। बिल्कुल। और लोगों के लिए इमिग्रेशन के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं?
देखिए, इमिग्रेशन के लिए खास और अवसर तो जो उपलब्ध है जी। वो केवल रोजगार है। जैसे आप देखेंगे कि आप चले जाइए अरब कंट्रीज में, जी। अरबियन खाड़ी के देशों में, खासतौर पर अब नहीं, खाड़ी के गल्फ कंट्रीज में आप चले जाइए तो हजारों की तादाद में भारत की नर्सें वहां काम करती हैं और हजारों की तादाद में भारत से जाने वाले लोग काम कर रहे हैं मिले में। वो लेकिन दो तरह के लोग हैं। एक तो आप समझिए कि स्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड, एक अनस्किल्ड। जो कोई स्किल नहीं है वो भी वहां पर जाकर के कमा रहे हैं, वो दूसरे ढंग के काम कर रहे हैं। और कुछ सेमी स्किल्ड हैं जो घरों में जैसे प्लम्बर का काम करते हैं और इस ढंग की चीजें कर रहे हैं। और कुछ हाईली स्किल्ड लोग हैं जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ नर्सेस हैं, वहां पर काम करते हैं, तो हजारों की तादाद में मिलेंगे। जैसे आप यूएस में देखेंगे तो आप क्या है, रोजगार की चीज वहां पर मिली हुई है, तो तमाम लोग स्किल्ड, ज्यादातर ऐसे देशों में स्किल्ड लोग ही गए हैं। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को अमेरिका में कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अगर आपके अंदर स्किल है किसी तरह से, आपकी हायर डिग्री है, जैसे इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर की है और एमबीए की है, इस ढंग की डिग्री है, तो आप जाकर के वहां पर रोजगार पा सकते हैं और रोजगार में आपको वहां पर जोड़ दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कैसे जाते हैं लोग, आप ये सोच, जैसे वीजा मिला हमको, वीजा उस कंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जो वीजा होता है वो देखते हैं कि किस लिए आप जा रहे हैं, आपको वीजा लेने की उम्र कितनी है, कैसे नहीं है, आपका वहां देखभाल कौन करेगा। जैसे अगर मैं वीजा अप्लाई करूं या कोई भी तो टूरिस्ट वीजा के लिए तो हमको 6 महीने तक के लिए देना पड़ता है, आप जा सकते हैं 6 महीने तक के लिए। आपको अपना बैंक बैलेंस और ये सारी चीज दिखा रहे हैं कि आप हमारे ऊपर बोझ नहीं बढ़ेंगे और आप वहां पर चले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे वीजा पर जा रहे हैं तो आपको उस चीज का प्रमाण देना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ की शादी कर लिया है अमेरिकी लोगों से, अमेरिका में जाकर इंडियन लड़के से शादी कर लिया है, तो उनको क्या है, स्पाउस वीजा मिलता है, वो उनकी पत्नी बन गई है, तो वहां पर जाकर के और फिर बाद में जाकर के उन्होंने कोई रोजगार भी ले लिया, वो चले गए हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जो हाईली जो कंट्रीज हैं, सिविलाइज कंट्री, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे देशों में हैं, वहां पर खासतौर पर लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं और पढ़ाई के बाद ही वहां पर रोजगार के अवसर ढूंढते हैं और उस रोजगार के अवसर में अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो वही लोग वहां पर जाके बसते हैं। ये है जी। कानूनी स्थायी निवासी का क्या अर्थ होता है? कानूनी स्थायी निवासी का मतलब ये देख लीजिए, जैसे 1 मिनट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर देश का अलग होता है। जैसे आप अमेरिका गए, तो अमेरिका में क्या होता है, वहाँ ग्रीन कार्ड मिलेगा आपको, तो आपको कानूनी रूप से आपको स्थायी निवासी बनने का अधिकार मिल जाता है। आपको वहां पर वोटिंग राइट तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको वहां पर जब तक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तब तक आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वहां पर आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते, लेकिन जिस दिन आप सिटीजन हो जाएंगे आपको चुनाव में अधिकार कर मिल जाएगा। ऐसे परमानेंट रेजिडेंट सिटीजन, परमानेंट सिटीजनशिप, परमानेंट सिटीजन होते हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं। जैसे कनाडा में चले गए आप, तो वहां पर ग्रीन कार्ड नहीं, वहां पर पीआर देते हैं। पीआर माने परमानेंट रेजिडेंट बना देते हैं। आप गए हैं, वहां पर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप जब तक वहां के सिटीजन माने नागरिक नहीं हो जाते हैं तब तक आपको वहां के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। वही हालत यहाँ पर भी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है और परमानेंट सिटीजन बन गया है तो वो ठीक है, परमानेंट सिटीजन के सारी सुविधाएं वो ले सकता है, लेकिन उसको जब तक नागरिकता नहीं मिलती है तब तक वो भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा और उसको चुनाव और ऐसी चीजों में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो पीआर की तरह से मिले हैं, जिनको परमानेंट सिटीजनशिप मिली हुई है और वो यहाँ पर रहते हैं और वो अपना जॉब करते हैं, फिर अपना रुपए पैसे जो उनको भेजना होता है वो भेजते हैं या यहीं पर खर्च करते हैं। तो इस ढंग की चीजें यहाँ पर है। हर देश में ये स्थिति बनी होती है कि सिटीजनशिप या पीआर, परमानेंट रेजिडेंट, उनको या ग्रीन कार्ड जिसको कहते हैं वो मिलता रहता है इस ढंग। बिल्कुल। ई सत्यापन क्या है? आप देखिए, ई सत्यापन खास तौर पर ये अमेरिका के संदर्भ में ही कहा गया है जी। इस अमेरिका, कनाडा और खास तौर पर ये वेस्टर्न कंट्री जैसे जर्मनी और इंग्लैंड, ये इनके ई सत्यापन है। जैसे आप हम गए वहां पर या कोई हमारे
जैसे मेरे सुपुत्र हैं वहां पर, तो उनका क्या है कि वहां पढ़ने के लिए गए, वहां पर उनको जॉब मिल गया, वहीं वो रहने लगे। फिर अब तो हुआ तो उनका एक जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया होगा जो अपना वीजा लेते समय कि हम इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं और इस हमारे परिवार में इतने लोग रहते हैं हमारा यहाँ से, तो उनके एम्प्लॉयर से वहां की गवर्नमेंट कहती है कि आप इस शहर का रिकॉर्ड अपना मेंटेन करिए और उसका ई वेरिफिकेशन कराइए, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसी नाते आप जब देखिए अमेरिका में या कहीं कहीं देशों में जाएं तो आपका हाथ का निशान ले लिया जाता है और निशान लेने के बाद आप कहीं भी रहेंगे उनको वो लोकेट कर लेते हैं कि आप कहाँ पर रहे हैं, और इसी नाते वो करते हैं कि आपका ई वेरिफिकेशन होता है। और वो जैसे ही आप अमेरिका में या किसी तमाम देशों में पहुंचते हैं तो ई वेरिफिकेशन के माध्यम से ही वो तय करते हैं कि आप कहाँ पर हैं, वो सूचना आपको पूरी मिलती है। और इसका अधिकार जो है एम्प्लॉयर्स को दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि एम्प्लॉयर इस चीज का पता लगाए और ई वेरीफाई कर ले उस व्यक्ति का जो वहां पर आया है। ये है। बिल्कुल। और अगर वीजा समाप्त हो जाए तो क्या निर्वासित कर दिया जाता है? और ऐसा नहीं है। वीजा का मतलब है जैसे कि हमने ले लिया है वीजा 6 महीने के लिए भी टूरिस्ट वीजा मान लेते हैं, और भगवान न करे किसी की मेरी तबीयत खराब हो गई वहां पर और मैं 6 महीने से ज्यादा वहां पर कोई दवा करानी पड़ गई तो मैं क्या करूंगा, मुझे निकाल देंगे वो? ऐसा नहीं कर सकते। या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी गए हैं मेरी जानकारी में, वो गए हैं और वहां रह रहे हैं, जॉब मिल रहे हैं और वो नहीं लौट पाए इंडिया, तो उनका वीजा नहीं एक्सटेंड हो पाया। जब वीजा नहीं एक्सटेंड हो पाया तो क्या वो निकाल देंगे? ऐसा नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन देखना पड़ता है, आपको तय करना पड़ता है कि किन कारणों से ये इनका वीजा एक्सपायर हुआ है। वीजा ऐसे तो सामान्य तौर पर वीजा का मतलब कि आपको रहने की वहां पर अवधि का ये एक प्रमाण मिला हुआ है, लेकिन अगर वह वीजा आपका खत्म हो गया, एक्सपायर कर गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आपको निकाल के आपको भेज दिया जाए। उसमें आप कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने अमेरिका के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे लोग डंकी रूट से जाते हैं। डंकी रूट का मतलब उनको वीजा नहीं मिला होता है। वीजा नहीं मिला होता तो वो एजेंट के माध्यम से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया देते हैं और वो उनको किसी दूसरे तरीके से मेक्सिको के माध्यम से, कोलंबिया से या कहीं और देशों से उनको लेके आते हैं। फिर वो उनको लेके जाते हैं तो वो उनका कोई वहां पर वैध वीजा उनके पास कुछ नहीं है तो उनके बारे में सरकार को सूचित किया जाता है जिस देश से वो संबंधित है। फिर वो उनको यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाता होगा। अभी सुना होगा आपने कि अमेरिका से 217 लोगों को इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया। ऐसे जैसे आप भारत में सुनते होंगे कि तमाम रोहिंग्या लोगों को और बांग्लादेशी लोगों को भारत से कहा जा रहा है कि आप इनको डिपोर्ट करिए क्योंकि वो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, वैध रूप से वहां पर नहीं रह रहे हैं। तो यही स्थिति हर कमोबेश हर देश में होती है कि अगर आप वैध तरीके से वीजा लेकर के आए हैं तो वीजा खत्म होने के तुरंत बाद आपको नहीं हटा दिया जाएगा, बल्कि उसके पीछे कारण जाना जाएगा कि क्यों आपका वीजा खत्म होने के बाद भी आप यहाँ पर रुके हुए हैं। मैंने आपको अपना एक उदाहरण दिया, मान लीजिए मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा, मुझे सरकार वहां के निकाल थोड़ा देगी, इतना अमानवीय तो कोई नहीं होता है। वो इस चीज को देखते हैं कि इनका वीजा थोड़े समय के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए जिससे ये अपनी व्यवस्था कर सकें, ऐसा होता है। बिल्कुल। परमानंद जी, भारत में अप्रवासियों के क्या अधिकार हैं? देखिए उन्नति जी, भारत में अप्रवासियों का अधिकार जैसे संविधान में लिखा हुआ है कि 2 चीजों को छोड़ देकर उनको सारे अधिकार। एक अधिकार यह है कि उनको मौलिक अधिकार में से भी, जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और मानव अधिकार, मानवीय अधिकार, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर वो है और यहाँ पर रह रहा तो उसको मानवीय आधार पर सारे अधिकार प्राप्त होंगे। ह्यूमन राइट्स तो उसको सब मिलेंगे, उसके साथ कोई जाति नहीं हो सकती, कोई कुछ ऐसा नहीं कि चोरी और ये सब कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसको ह्यूमन राइट्स में कुछ राइट्स नहीं मिले होते, जैसे उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं। जैसे आप पत्रकार हैं ना, तो पत्रकारिता में आपको इंडियन सिटीजन के नाते आपको अधिकार है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय करें। लेकिन ये विदेशी को नहीं अधिकार प्राप्त है कि वो ये कह दे कि आए और मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर जो चाहूं वो करूं, वो नहीं कर सकता है।
उसको भी आपको भाई ये अधिकार आपको नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करें। इंडियन सिटीजन के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी को गाली देने लगे, या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी धर्म के खिलाफ बोलने लगे, किसी जात के खिलाफ बोलने लगे, कोई असंतोष पैदा करें, या किसी देश के खिलाफ ऐसे बोलने लगे जिससे उस देश से आपकी तकरार हो जाए। तो ऐसी चीजों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी भारतीय नागरिक को भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन विदेशी नागरिक को तो कतई ये अधिकार नहीं। वो उसको क्या है, राइट टू लिव, जैसे आर्टिकल 21 में है कि उसको जीने का अधिकार है। और जीने के अधिकार में केवल ये कहते हैं ना कि ऐसे जानवर की तरह से नहीं, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह से जीने का अधिकार मिला हुआ है। तो एक अप्रवासी को यहाँ पर कोई व्यक्ति आ गया है जो रह रहा है, उसको वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। बस केवल उसको कुछ मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, बस इतना ही अंतर समझिए कि उसको सारे अधिकार मिले हुए हैं, केवल मौलिक अधिकार नहीं मिला। जी, और भारत की उत्प्रवास नीति क्या कहती है? देखिए, भारत की उत्प्रवास नीति तो ये कहती है कि मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं कहीं, उत्प्रवास का मतलब कि आप यहाँ से इमिग्रेट कर रहे हैं, तो मतलब इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में यही फर्क है। उत्प्रवास नीति में आप अगर मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, तो जाने का तात्पर्य ये हो गया कि आपको पूरे के पूरे कोई न कोई रिकॉर्ड होंगे सब चीजों का तय करके कि मान लीजिए हमारा कोई परिवार का कोई पर रह रहा है तो किसी दूसरे देश में, तो हम वहां जा सकते हैं। किसी दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ पर आकर रहना चाहे तो उसको भी 2-3 चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नेचुरलाइज्ड सिटीजन वो बनना चाहता है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है तो वो आकर के यहाँ पर रह सकता है, और उस चीज का भारत के परमानेंट रेजिडेंट होने के बाद फिर बाद में वो नागरिकता ले सकता है। ऐसे भारत का कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है तो उस चीज को वहां पर देखना पड़ेगा कि अगर वह सारी चीजें पूरी करता है तो वहां पर वो जाकर के रह सकता है। तो उत्प्रवास नीति तो यही कहती है कि आप बाय डिसेंट, आपका कोई परिवार का यहाँ व्यक्ति रह रहा हो, जैसे मेरे माँ बाप मान लीजिए जापान में पैदा हुए, 1 मिनट के जापान में पैदा हुए और उनका जड़ यहीं पर है, तो मैं भारत के, मैं जापान में मैं भी पैदा हुआ हूँ, तो जापान में पैदा होने के नाते मेरा भारत में रहने का कोई रुकावट तो नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप यही भारत से पैदा हुए थे, वहां पर वो गए थे और मैं वहां पर पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ गर्भवती थी उस समय, तो उसने मुझे पैदा कर दिया वहां पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब भारत का नागरिक बन ही नहीं सकता। कई कई देशों में ये है कि लोगों को मान लीजिए उनके प्लेन में, उनके जहाज में भी किसी चीज का कोई गर्भवती महिला हो, वो जन्म दे देती है तो उसको अधिकार प्राप्त होता है कि वहां की नागरिकता वो ले, उसके लिए और कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन भारत में भी ऐसा है कि वह अगर व्यक्ति, उसके माँ बाप यहाँ पर सिटीजन रहे हैं, नागरिक रहे हैं, तो उसको भारत में रहने का पूरा अधिकार है और यहाँ की नागरिकता भी प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे तो वो यहाँ की नागरिकता ले ले, चाहे तो वहां की नागरिकता ले ले, लेकिन डिसेंट के आधार पर वहां पर उसको नागरिकता लेने का अधिकार पूरी तरह से है। और नेचुरलाइज्ड सिटीजन, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो भारत की जो नीति है, भारत की नीति के अनुसार अभी देखा हुआ बदलाव आ गया था कि कई देशों के जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे अफगानिस्तान, जैसे बर्मा में, जहां पर इनका शोषण हो रहा है, जहां बांग्लादेश में, जैसे पाकिस्तान में, इन देशों में जहां इन माइनॉरिटीज का शोषण हो रहा है, हिंदू, जैन, सिख, ये लोग अगर इनका शोषण हो रहा है तो यहाँ पर ये आकर के रह सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो अपना प्रमाण दें कि उनके साथ वहां पर एक तरह से परसिक्यूशन हो रहा है, उनका वहां पर शोषण हो रहा है, उनका वहां दोहन हो रहा है, तो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। जी, भारत में अप्रवासन के लिए कौन जिम्मेदार है? ये इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। होम मिनिस्ट्री को पूरा तरह से अधिकार दिया होता है कि वो इस चीज को तय करे कि कैसे, किसको हमको देना होगा, वीजा कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीजें। और आप देखिए कि पासपोर्ट बनाने का अधिकार तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो पासपोर्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो और नागरिक आते हैं या नागरिकों की देखभाल के, नागरिकों के बारे में सोचने समझने का अधिकार है, ये पूरा गृह मंत्रालय को दिया गया है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ही इस चीज की पूरी तरह से देखभाल करता है, उसी को ये अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल, बहुत ही शुक्रिया आपका, महत्वपूर्ण तरीके से आपने समझाया इस पूरे मामले को, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।